So chemical thermodynamics, कीमियाई हरहरकियात, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, कीमियाई हरहरकियात। चेयर ले लो, चेयर पे बैठ जाओ। अरे एकदम इधर इधर चेयर पे बैठ जाओ। कीमियाई हरहरकियात। So what is mean by chemical thermodynamics? So chemical thermodynamics concern with the energy changes during physical and chemical changes। देखो हर एक तबी तब्दीली यानी कि फिजिकल चेंज और कीमियाई तब्दीली केमिकल चेंज बगैर तवानाई के तब्दीली के मुमकिन ही नहीं है, बगैर एनर्जी के चेंज के मुमकिन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में है, अब ये पिघल रहा है और पिघल के क्या में तब्दील हो रहा है, लिक्विड वाटर में। देखो बर्फ है, बर्फ पिघल के क्या में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बर्फ को पिघलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग से, माहौल से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वो एब्जॉर्ब करके क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में, माए पानी में तब्दील होगा। अब माए पानी को, लिक्विड वाटर को और ज्यादा गर्म करो, गर्म कर रहे आप, हीट एनर्जी दे रहे। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, हरारत तवानाई की शक्ल है। अब ये क्या में तब्दील हो चुका है, गैस में तब्दील हो चुका है। ठीक है, ये हो गया अभी वेपर्स, वाटर वेपर्स, यानी कि गैस में तब्दील हो चुका है। ये वेपर्स, बुखारात है पानी के। ठीक है, ये गैस स्टेट। तो अब ध्यान दो कि आइस की केमिकल कंपोजिशन, कीमियाई तौर पर बर्फ को देखा जाए तो H2O रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। लिक्विड वाटर को देखा जाए तब भी वो H2O ही रहेगा, और पानी के बुखारात को यानी कि वेपर्स को देखा जाए तो कीमियाई तौर पर वो क्या रहेंगे, H2O ही रहेंगे। फर्क क्या में, सिर्फ उनके फिजिकल स्टेट में फर्क है। एक सॉलिड है, एक सॉलिड स्टेट है आइस है, एक लिक्विड स्टेट है, ठीक है, और तीसरी गैसियस स्टेट है। फर्क क्या है, फर्क ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बैनु सालेमाती कुव्वत कशिश। अगर पानी के सालेमात में बहुत ज्यादा कशिश है तो वो क्या रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ठोस हालत में रहेंगे, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम रहेगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है तो हमको टेम्परेचर घटाना पड़ता। ठीक है, अब ये गैसियस फॉर्म में है, वाटर वेपर्स हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है, चुरका लगेगा हाथ को अगर लगाएंगे, बहुत ज्यादा इनके अंदर हीट एनर्जी है, और वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, आउचिन रहते, इधर उधर कंटेनर में घूमते रहते। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उनको ठंडा किया, कि ठंडा करते वक्त हमको क्या करना पड़ता, एनर्जी उसमें से, हीट एनर्जी को निकालना पड़ता। तो अब उनका मोशन क्या हो गया, मूवमेंट कम हो गया, कम हो गया, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आते ही उनकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई और वो टच हो गए। टच होते वो क्या में कन्वर्ट हो जाते, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते। याद रखना, गैसेस स्टेट में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब कभी भी गैस होती है, गैस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं रहता गैस,
और वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखता है, तवानाई मिलकर बहुत ज्यादा मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। जैसे ही हमने टेम्परेचर डाउन किया तो वो टच हो गए। कब टच होंगे और लिक्विड कब बनेंगे? जब हम उसको हीट को निकाल लेंगे, यानी कि ठंडा कर रहे। ठंडा कर रहे मतलब किसी भी चीज से हम हरारत को निकाल रहे हैं, तो टच होते लिक्विड बन गए। लिक्विड को और ठंडा करो, फ्रीजर में रख दो। फ्रीजर क्या कर रहा है? कंटिन्यूस उनकी हीट को निकाल रहा है, उनका अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ जाएगा, मैक्सिमम कशिश हो जाएगी उनकी, बहुत ज्यादा आजम कशिश रहेगी, और वो क्या दिखेंगे आपको? सॉलिड में दिखेंगे। फिर सॉलिड को गर्म करो, हीट दो, फिर उनकी फोर्स कम होने लगेगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, और गर्म करो और गर्म करो, वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। तो सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, गैस का लिक्विड बनना, लिक्विड का सॉलिड बनना, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज नहीं हुआ। H2O आखिरी में भी था, शुरू में भी H2O। तो बगैर हीट को एब्जॉर्ब करे के बर्फ पिघल नहीं सकता है, बगैर पानी को गर्म करके वो भाप नहीं बन सकती है, बगैर भाप के अंदर से हीट निकाले के ठंडा करे के वो पानी नहीं बन सकता है, पानी को बगैर ठंडा करेंगे यानी कि उसको हीट निकालेंगे जब तक वो आइस नहीं बन सकता है। तो ईच एंड एवरी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इज अकम्पाइंड बाय एनर्जी चेंज। बगैर तवानाई के तब्दीली के ना तो कोई तबई तब्दीली मुमकिन है, ना तो कोई कीमियाई तब्दीली मुमकिन। ये तबई तब्दीली थी, यानी कि फिजिकल चेंज। अब वो केमिकल चेंज क्या करेंगे? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल का सॉल्यूशन बनाएंगे एक बीकर में, दूसरे बीकर में 1 मोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देंगे, एसिड और बेस आपस में मिक्स होंगे, नतीजे में क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और देखा गया कि ये दोनों मिलाने के दरमियान डेल्टा एच यानी कि हीट निकलती है -57 किलो जूल की हरारत माहौल में खारिज होती है। यानी कि हीट किधर जा रही है? हीट इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो करने के लिए अपने को बाहर से हीट देना पड़ता, गर्म करना पड़ता, उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हरारत जा तामुल, ठीक है, हरारत खोर तामुल, हरारत जा यानी कि एक्सोथर्मिक, हरारत खोर खारेरा भी आदम खोर इंसान खाने वाला, हरारत खोर यानी कि हरारत खाने वाला। तो ईच एंड एवरी केमिकल चेंज इज ऑल्सो अकम्पाइंड बाय एनर्जी चेंज। बगैर तवानाई के तब्दीली के ना तो कोई तबई तब्दीली मुमकिन है, ना तो कोई कीमियाई तब्दीली मुमकिन है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर क्या रहा है? इसमें करना क्या है हमको? केमिकल थर्मोडायनेमिक कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हर हरकियात में हम तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली के दौरान, तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली के दौरान तवानाई की तब्दीली का मुताला करते। क्लियर होगी बात? करना क्या है अपने को? फिजिकल चेंज करके देखेंगे, केमिकल चेंज करके देखेंगे, हीट एब्जॉर्ब हुई या फिर हीट इवॉल्व हुई, तवानाई यानी कि खारिज हुई या फिर जज्ब की गई। तो इन तब्दीलियों को, तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली के दौरान होने वाली तवानाई की तब्दीलियों को हम किस में मुताला करते हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर की बात? करना क्या है तो ध्यान रखना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एक किस्म की तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील किया जाता है। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? हरारती तवानाई को काम की तवानाई में तब्दील करेंगे और काम की तवानाई को हरारती तवानाई में, यानी कि हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वर्क एनर्जी को हीट एनर्जी में। क्योंकि हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं या ये होने के दरमियान हरारत की शक्ल में, हीट की शक्ल में एनर्जी निकलती है, या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अब लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमारे लिए ये नई चीज है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो हमको समझना पड़ेगा पहले। जो थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जो इस्तिलाहात हैं वो हमको पहले समझाई जाएंगी ताकि हमको आगे चैप्टर समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो टर्म है जो थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज होता है वो है भाई कौन सा है? सिस्टम, यानी कि निजाम। सिस्टम उर्दू में कहेंगे भाई इसको निजाम। और जो दूसरा है वो है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग।
सराउंडिंग यानी कि माहौल, माहौल। और तीसरा टर्म है बाउंड्री, तीसरा टर्म है बाउंड्री यानी कि सरहद, बाउंड्री जिसको हद या फिर सरहद कहेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय सिस्टम? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। कायनात का वो हिस्सा जो हरकियात के मुताले के लिए मुतय्यन कर लिया गया हो, उस हिस्से को हम कायनात के क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। भाई ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक स्टडी है मतलब एनर्जी चेंजेस का स्टडी। तो कायनात का वो हिस्सा जो हरकियात के जेरे मुताला है क्या कहलाता है? निजाम कहलाता है, सिस्टम। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन और थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। सपोज मुझे इस क्लासरूम का मुझे थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक स्टडी करना मतलब क्या करना है? कि इस रूम में होने वाली तवानाई की तब्दीली के बारे में पता करना है कि भाई पूरी क्लास जब चालू थी तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, सब CO2 छोड़ रहे थे, दूसरी गैस मत छोड़ो, टेम्परेचर बढ़ जाता है CO2 से। उसी तरीके से क्या होता है, जब क्लास यहाँ पे स्टूडेंट नहीं था तब इसका टेम्परेचर क्या था, 20 स्टूडेंट आए तो कितना टेम्परेचर हुआ, 40 आए तो कितना हुआ, सुबह में कितना था, शाम में कितना था, रात में 12 बजे कितना था, एनर्जी के चेंजेस क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे जा रहे थे, गर्ल्स थे तो कितना था, बॉयज थे तो कितना एनर्जी का चेंज आया, तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कम ज्यादा CO2 छोड़ रहे क्या? तो ये तमाम स्टडी अगर मैं इस रूम के बारे में करता हूँ तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। भाई अपन केमिस्ट्री वाले रूमों का स्टडी कहाँ करते हैं? अपन करते केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते। तो फिर अब अपने लिए जो भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिस किसी वेसल में की जाए, अब वेसल या तो बीकर हो सकता है, या तो टेस्ट ट्यूब हो सकती है, भाई टेस्ट ट्यूब हो सकती है, या फिर कोनिकल फ्लास्क हो सकता है, या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क हो सकता है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क, या फिर सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, गैस की स्टडी के लिए अपने को लगता है सिलेंडर। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? सिस्टम कहलाएंगे। हर बात समझ। सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कायनात का वो हिस्सा जो हरकियात के जेर मुताला है उसे निजाम कहते हैं। नेक्स्ट है सराउंडिंग। अदर देन द सिस्टम होल यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, यानी कि निजाम को छोड़कर बाकी मानदा कायनात का तमाम हिस्सा क्या कहलाएगा? माहौल कहलाएगा। सपोज ये हमारे लिए सिस्टम था, क्लासरूम, अब इसके आज बाजू का पूरी कायनात क्या कहलाएगी? इसके लिए सराउंडिंग कहलाएगी, माहौल कहलाएगी। तो अब ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे अपन रिएक्शन कर रहे हैं, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये अपने लिए सिस्टम है। बाकी तमाम कायनात इसके लिए क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी कि निजाम प्लस माहौल इज इक्वल टू कायनात, यूनिवर्स। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। सो व्हाट इज मीन बाय, क्लियर हो गया? व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग। नेक्स्ट है बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? सरहद। इट इज द रियल और इमेजिनरी सरफेस, it is the real or imaginary surface, it is the real or imaginary surface which separates system from its surrounding। देखो, हकीकी या तस्वुराती सतह जो निजाम और माहौल को अलहदा करती है वो सरहद कहलाती है। मिसाल के तौर पर सपोज ये हमारा सिस्टम है, क्लासरूम, तो अब रियल और बाकी का पूरा हिस्सा क्या है? सराउंडिंग है। तो अब ये दीवारें, ये छत, ये फ्लोर, ये रियल सरफेस है जो क्या कर रहे हैं? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। बट यहाँ पे दरवाजा नहीं, तो यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, तो मुझे इमेजिनरी सरफेस तस्वुर करना पड़ेगा। भाई बीकर खुला है, अब बीकर की ग्लास की वॉल, ये तो क्या है? रियल सरफेस है। बीकर खुला है, मुझे यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस को थिंक करना पड़ेगा जो क्या कर रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। क्लियर होगी? तो ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी। तो अब सपोज ये जो बीकर है मेरा, ये सिस्टम है, तो ये पूरा बीकर का एरिया, ये पूरा मेरे लिए क्या रहेगा? सिस्टम रहेगा, और बाकी का पूरा हिस्सा सराउंडिंग है। अब ये ग्लास वॉल जो है बीकर की, जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रही, वो बाउंड्री है, वो रियल सरफेस है। अब बीकर खुला था,
तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस है जो मुझे तस्वुर करना पड़ेगा, जो क्या कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलहदा कर रहा है। क्लियर हो गया? व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री? इट इज द रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम इट सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री और सरहद। अब उसी तरह से ध्यान में रखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। टोटल थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 टाइप के सिस्टम का स्टडी करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विच इज सराउंडिंग। देखो, सिस्टम को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, या फिर सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट इज ओपन सिस्टम यानी कि खुला निजाम, ओपन सिस्टम यानी कि खुला निजाम। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम यानी कि बंद निजाम। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि अलग थलग निजाम। ठीक है, इसको मुजर्रिद निजाम भी कहते हैं, अलग थलग निजाम या मुजर्रिद निजाम। देखो, खुला निजाम ओपन सिस्टम, खुला निजाम ओपन सिस्टम, बंद निजाम क्लोज्ड सिस्टम, और अलग थलग निजाम या फिर इसको मुजर्रिद निजाम कहते हैं, मुजर्रिद निजाम। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ सिस्टम का 3 क्लासेस में, किस बुनियाद पे हुआ? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ इज सराउंडिंग, यानी कि निजाम माहौल के माबैन, निजाम और माहौल के माबैन तवानाई और मादे की तबादले की बुनियाद पर इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, a system which can exchange, a system which can exchange, exchange का मतलब दे भी सकता है और ले भी, exchange, a system which can exchange energy as well as matter from its surrounding is called open system। ऐसा निजाम जो माहौल से मादा और तवानाई दोनों का तबादला कर सकता है, ये खुला निजाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉट वाटर इन ओपन बीकर, हॉट वाटर इन ओपन बीकर यानी कि खुले बीकर में गर्म पानी। ऑब्वियसली भाई, अगर मैं एक बीकर, खुले बीकर में गर्म पानी लूं, पानी गर्म है, तो ऑब्वियसली पानी के कुछ वेपर्स, बुखारात जो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएंगे, और ऑब्वियसली वेपर्स किसकी शक्ल है भाई? मादे की शक्ल है, मैटर की शक्ल है, मादा जा रहा भाई निजाम से माहौल में जा रहा। उसी तरह से एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी किसके फॉर्म में जाएगी भाई? एनर्जी हीट के फॉर्म में। तवानाई किस शक्ल में जा रही है? तवानाई हरारत की शक्ल में जा रही है। कहां से कहां जा रही है? सिस्टम से सराउंडिंग में। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, एनर्जी एज वेल एज मैटर। यहाँ पे मैटर कौन है भी? वाटर वेपर से, वाटर वेपर से, पानी के बुखारात चले हैं वो सिस्टम से सराउंडिंग में। और एनर्जी, एनर्जी किसकी शक्ल में जा रही है? हरारत की शक्ल में। कहा जा रही है? सिस्टम से सराउंडिंग। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। ऐसा निजाम जो माहौल से मादा और तवानाई दोनों का तबादला कर सकता है, खुला निजाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉट वाटर इन ओपन बीकर, खुले बीकर में गर्म पानी, और आइस इन ओपन बीकर, आइस इन ओपन बीकर, खुले बीकर में मैंने बर्फ का टुकड़ा रख दिया, क्या होगा? पिघलने लगेगा। पिघल रहा, पिघल रहा, इसका मतलब क्या होगा? कि अब वो एनर्जी को किसके फॉर्म में? किस हीट के फॉर्म में। एनर्जी को किस शक्ल में? तवानाई को किस शक्ल में? हरारत की शक्ल में। क्या करेगा? जस्ट करेगा। कहां से लेगा? सराउंडिंग से लेगा। तो और उसी तरीके से अब ये जो वाटर वेपर्स हैं जो कहां पे अभी माहौल में है, वो बर्फ पे आके चिटकने लगेंगे। आप देखेंगे फ्रीजर में से, फ्रिज में से बॉटल निकालो, आपको पानी नजर आता बाहर। कहां से आता भाई? वो ड्रॉपलेट कहां से आती? क्या बॉटल लीक रहती क्या? नहीं, जो माहौल में क्या रहता है, जो वेपर्स रहते वो उसको आके कंडेंस हो जाते, टच हो जाते, इस वजह से क्या होता है, वो लिक्विड बन जाते हैं आके। तो जैसी बर्फ रखोगे आप, तो थोड़ा माहौल से जो बुखारा वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, वो आके सिस्टम से कहाँ उतरने लगेंगे? सराउंडिंग से कहाँ उतरने लगेंगे? सराउंडिंग से सिस्टम में आने लगेंगे आहिस्ता। और हरारत भी
तवानाई की शक्ल में, हरारत की शक्ल में। कहाँ से कहाँ आएगी सर? तो भाई ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो क्या डेफिनेशन में ये भी खुला निजाम, ऐसा निजाम जो माहौल से मादा और तवानाई दोनों का तबादला कर सकता है। A system which can exchange energy as well as matter from its surroundings called as open system. For example, hot water in an open beaker and ice in a open beaker. ये हो गया खुला निजाम। नेक्स्ट सेकंड है बंद निजाम। A system which can exchange only energy, not matter from its surrounding is called closed system. ऐसा निजाम जो माहौल से सिर्फ तवानाई का तबादला कर सकता है लेकिन मादे का तबादला नहीं कर सकता है, ऐसा निजाम क्या कहलाएगा? बंद निजाम, यानी कि क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हॉट वाटर इन अ परफेक्टली क्लोज्ड बीकर। हॉट वाटर इन अ परफेक्टली क्लोज्ड बीकर, मुकम्मल बंद बीकर में गर्म पानी। बोलो क्या मादा वाटर वेपर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे? भी बंद है तो कहां से जाएंगे? हाँ, लेकिन एनर्जी किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, तवानाई हरारत की शक्ल में कहां से कहां जाएगी? सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। पानी थोड़ी देर बाद ठंडा होगा मतलब क्या हुआ? हीट एनर्जी चली गई बाहर, इसलिए वो ठंडा हो गया। लेकिन मादा गया क्या? नहीं गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल क्या बोलेंगे आप? हॉट वाटर इन अ परफेक्टली क्लोज बीकर और आइस इन अ परफेक्टली क्लोज बीकर। बर्फ को आप क्या करो? बंद बीकर में रख दो। अब वेपर बाहर से अंदर जाएंगे क्या? नहीं। पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघल जाता। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी आ रही, किधर से किधर आ रही? सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही। किस शक्ल में आ रही? हरारत की शक्ल में आ रही। अरे बात समझ में, हरारत की शक्ल में आ रही। ऐसा सिस्टम हम क्या कहेंगे भाई? क्लोज सिस्टम। क्लियर हो गया? व्हाट इज मीन बाय ओपन सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय क्लोज सिस्टम। अब तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम which can neither exchange energy nor matter with its surrounding is called as isolated system. ऐसा निजाम जो माहौल से मादा और तवानाई दोनों का तबादला नहीं कर सकता है, क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हॉट वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क। हॉट वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और इंसुलेटेड वेसल। देखो, थर्मस फ्लास्क में लिया गया गर्म पानी या फिर इंसुलेटेड वेसल कहेंगे इसको। अब मुझे बताओ, अगर थर्मस फ्लास्क में गर्म पानी लेंगे तो क्या वाटर वेपर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएंगे या सराउंडिंग से सिस्टम में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम? नहीं। तो अ सिस्टम which can neither exchange energy nor matter with its surrounding is called as isolated system. ऐसा निजाम जो माहौल से मादा और तवानाई दोनों का तबादला नहीं कर सकता है, ऐसा निजाम क्या कहलाता है? मुजर्रद निजाम कहलाता है। मसलन थर्मस फ्लास्क में लिया गया गर्म पानी, हॉट वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क। क्लियर हो गया क्या? व्हाट इज मीन बाय सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय सराउंडिंग एंड व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आगे शॉर्ट में दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट है, अब जाहिर सी बात है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यहाँ तक ठीक है ना? ठीक है, डेफिनेशन दिखा दूंगा, जो बोला वही डेफिनेशन कल लिख लेंगे, फास्ट निकाल दूंगा। दो लाइन आप टेक्स्ट बुक में से भी लिख ले सकते हो। देखो, हमारे लिए स्टैंडर्ड चीज क्या है? टेक्स्ट बुक है। ठीक है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। इसके बाहर का आया तो बोनस मार्क है, तो फ्री मार्क में। तो स्टैंडर्ड अपने लिए टेक्स्ट बुक है, नोट्स पे जाने का नहीं। टेक्स्ट बुक में जो है लाइन टू लाइन जैसा है वैसे ही करने का। और टेक्स्ट बुक के एज इट इज क्वेश्चन होते हैं, लाइन टू लाइन आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो जितना, और मैं हमेशा से देखो टेक्स्ट बुक ही रेफर करता हूँ। जो खाली वो कैसा रहता, नोट दे के बेवकूफ बनाने के धंधे रहते हो, जो डिफिकल्ट दिखता है वो छोड़ देने का रहता नोट्स में, है ना? सिंपल रिपीटेड, डिफिकल्ट omitted. In this manner syllabus is completed. ये रहता। तो ये आपके लिए पहले कैसा था? टीचर, और सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता टीचर। एक बात याद रखना,
सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता टीचर, ठीक है। हाँ बोलता हूँ लास्ट सुनो। तो सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता टीचर बच्चों को, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, वो नहीं थी, स्टैंडर्ड बुक नहीं थी, टेक्स्ट बुक नहीं थी। अभी ये आई थिंक 2013 से टेक्स्ट बुक आना चालू हुई। जितना मतलब इजी पढ़ा देने का, स्नैप लपेट के फेंक देने का, क्वेश्चन दूसरे जाते थे फिर एग्जाम में वहां पे। लेकिन अभी क्या हो गया, 2013 से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आ गई। वो नोट्स मिलते थे, दिल में आता पढ़ाने का, बच्चों को क्या मालूम क्या सिलेबस है क्या नहीं। लेकिन ये टेक्स्ट बुक आ गई तो बहुत बड़ा फायदा होगा, बच्चों का ज्यादा फायदा होगा इसमें। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जितना सिलेबस है स्टैंडर्ड हो गया, उतना ही आने वाला, उसके बाहर का नहीं आने वाला है। तो पहले क्या था, जो भी सिंपल सिंपल है चार्ट में पढ़ा के 6 महीने में सिलेबस खत्म कर देते थे, 1 साल का सिलेबस को। लेकिन अब आपके हाथ में स्टैंडर्ड है, कितने डंडी मार रहा टीचर आपको समझ में आया था उसके अंदर से, कितना छोड़ के पढ़ा रहे, डिफिकल्ट छोड़ के भाग जा रहे बीच बीच में से, तो समझ में आया। तो स्टैंडर्ड बुक है वो हमेशा से, और मैं जब से टेक्स्ट बुक है मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, और ये स्टैंडर्ड है आपके लिए। और टेक्स्ट बुक अभी का तो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा आया हुआ है आपको। मतलब पहले कैसा था, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था, अब लेकिन जितना सटीक, जितना आंसर लिखने का उत्तर दे दिया सब बुक में वैसे हुए हुआ है। और अपना जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के लेवल पे लेके गए हुआ है। थोड़ा सा फर्क है अभी, लेकिन मैक्सिमम तो इक्विवेलेंट कर दिए हुआ है। बहुत सारे आप देखेंगे नीट के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, जैसे आपको बताया था वो एचआई का एक्शन एनी सोल पे वगैरह, ठीक है पता। तो उसके अपने स्टेट बोर्ड में भी है, उधर एनसीईआरटी में भी है। तो मैक्सिमम थोड़ा सा पहले बहुत लोअर सिलेबस था, अब लेकिन उसने अपग्रेड कर दिया है। तो अपने जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट थे वो कॉम्पिट ही नहीं कर पा रहे थे नीट में वगैरह, इसलिए वो अपग्रेड हुआ है। फिर भी और इससे आप नीट है तो आपको एनसीईआरटी को रेफर करना ही पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेक्स्ट बुक रेफर करो, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आने वाला। और ये बारी की टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है, आप यूज नोट्स के लिए भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो उसको। तो सिंपल सिंपल रिपीटेड, जिसको रहता टीचर जो आता बहुत अच्छा, बार बार वही वही चैप्टर वही चैप्टर घसाने का, ठीक है। सिंपल सिंपल रिपीटेड रिपीटेड several times, difficult omitted, in this manner syllabus is completed, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये स्टैंडर्ड है, इसके साथ चलो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सिस्टम की, निजाम की खुसूसियात। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निजाम की खुसूसियात। तो हर चीज की, दुनिया में हर चीज की खुसूसियात, हमारी भी खुद की खुसूसियात है भाई। हाइट है हमारा, वेट है, रंग है, तमाम चीज की खुसूसियात होती है। तो उसी तरह अपना सिस्टम, जिसका हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है, उसका भी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल ये हॉट वाटर बीकर में मेरे लिए सिस्टम है, मुझे इसका एनर्जी चेंजेस का स्टडी करना है, वक्त के साथ क्या होगा भाई, इसके एनर्जी चेंजेस कैसे होंगे। तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ कैसा रहेगा भाई, मास रहेगा, कुछ ना कुछ इस सिस्टम का एरिया है, कुछ ना कुछ इस पानी का टेम्परेचर है, बाहर का माहौल का कुछ ना कुछ दबाव है, प्रेशर है। ये जो पानी है, इन्हें जब सॉलिड खाऊंगा तो तब उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट भी रहता, इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट भी रहता। तो कुछ सेवरल, ये जो पानी है इसका कुछ ना कुछ सर पे टेंशन भी रहता है, सरफेस टेंशन है। इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो एक पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, आ जाएगा फिजिक्स में आप। तो सिस्टम है, सिस्टम में मैटर है। अब मैटर का कई तरह की प्रॉपर्टीज हैं, सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सो अब लेकिन देखा गया कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है, तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है सिस्टम की, ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी रहेगा पानी का, जो भी है, ठीक है, वॉल्यूम रहेगा इसका, प्रेशर, कई तरह की प्रॉपर्टीज। अब साइंटिस्ट ने देखे कि कुछ प्रॉपर्टी सिस्टम की ऐसी है जो सिस्टम में मौजूद मैटर की क्वांटिटी अगर चेंज कर दी जाए तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी कीमत भी क्या होती है, तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बीकर में 1 किलोग्राम पानी रखा था, 1 किलोग्राम पानी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो याद रखना 1 किलोग्राम का जो वॉल्यूम है, हजम है, वो 1 लीटर। ये पानी के लिए है, जितना आप तराजू पे क्या करो, 1 किलो पानी तोल के लो और बाद में क्या करो, उसको 1 लीटर की बोतल में डाल दो, एग्जैक्टली सेम आता। या तो क्या करो, पहले 1 लीटर का पानी ले लो वॉल्यूम में और उसको क्या करो, तराजू पे जाके तोलो,
1 किलो आता है, तो डेंसिटी कितनी है पानी की, 1 है। ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है पानी की। आप लीटर में भी लो और मास में भी लो, वेट में भी लो, सेम आते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने क्या करे, तेल खरीदे, 1 किलो तेल खरीदे, आके उसको क्या करो, 1 लीटर की बोतल में डालो, नहीं भरता पूरा। हरी बात समझ में, क्योंकि मास उसका डेंसिटी ज्यादा रहती। सिर्फ पानी की यूनिक प्रॉपर्टी अल्लाह ने रखा पानी के पास, उसको आप वजन में भी ले लो, लीटर में भी ले लो, सेम आ जाता है। लेकिन तेल को क्या करो, 1 किलो तेल लाओ अपना मीठा तेल, बाद में उसको 1 लीटर की बोतल में डालो, एग्जैक्टली नहीं आता, कम आता थोड़ा, ठीक है। तो वो मैच डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी ज्यादा होती है तेल की, पानी की 1 है डेंसिटी। तो अब देखा गया कि कुछ प्रॉपर्टी जो सिस्टम की होती है, तो सिस्टम में मौजूद मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मैटर की क्वांटिटी चेंज करे तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। देखो मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, उसका मास कितना है, 1 kg आया। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम में और 1 लीटर मजीद पानी डाल दिया भाई, और 1 लीटर, मैंने मैटर की क्वांटिटी चेंज कर दिया। सिस्टम में जो मैटर था, कौन था, पानी था, उसकी क्वांटिटी मैंने चेंज किया। भाई चेंज किया तो मुझे बताओ, अब फिर से मैंने उसको वेट लिया, 1 लीटर पानी पहले था और 1 लीटर डाला, बोलो कितना किलो हो गया, 2 kg। कितना हो जाएगा भाई, 2 kg हो जाएगा। और वॉल्यूम भी कितना होगा, तो ये जो मास है, वॉल्यूम है, किस पे डिपेंड कर रहा, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा, किसकी, सिस्टम में मैटर की क्वांटिटी, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कह दिए उसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, those properties of system whose magnitude depends upon the quantity of matter present in the system are called extensive properties। निजाम की ऐसी खुसूसियात जिनकी कीमत निजाम में मौजूद मादे की मकदार पर मुनस्सिर करती है, ऐसी खुसूसियात को हम वसी खुसूसियात कहते हैं। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जामे खुसूसियात या वसी खुसूसियात, जामे खुसूसियात या फिर वसी खुसूसियात कहते हैं। आगे लिखा दूंगा, वसी खुसूसियात। फॉर एग्जाम्पल मास, ठीक है, मास, वॉल्यूम, एरिया, ये तमाम जो है क्या है, जामे खुसूसियात है, वसी खुसूसियात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो एक बीकर में 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, दूसरे बीकर में 2 लीटर पानी, 2 किलो पानी, दोनों को साथ में रखता हूं, अलग अलग बीकर में, दोनों में थर्मामीटर डालता हूं और दोनों को गर्म करना शुरू करता हूं। गर्म हो गए। अब 1 लीटर वाला जो पानी है, 1 किलो वाला पानी, वो बॉईल होता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है वो, 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल होना शुरू हो गया। पारा आके थर्मामीटर में अटक गया, 100 से उसके ऊपर नहीं बढ़ता उन्हें, अब वाटर कम होने लगा है, यानी कि वाटर बॉईल होने लगा है। तो अब मुझे बताओ 2 लीटर पानी कितने डिग्री सेल्सियस से बॉईल होगा, 100 पे ही होगा भाई, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, थोड़ा देर लगेगी बट ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। 1000 लीटर भी पानी लिया आपने तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता। मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी को चेंज करने से क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई, नहीं हुई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम में मौजूद मादे की मकदार पर गैर मुनस्सिर करती, आप कितना भी पानी लो वो 100 पे बॉईल होता, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे। आगे बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 3rd चैप्टर रहेगा, आगे समझा दूंगा फिजिकल का, ठीक है, बहुत डिटेल कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर हो रहा है क्या, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, इन या जो निजाम में मौजूद मादे की मकदार पर गैर मुनस्सिर
कि आपने मात्रा चेंज किया, मैटर चेंज किया, बट वो जो प्रॉपर्टी थी वायरल क्वांटिटी का कीमत थी कंटिन्यू क्या क्लियर हो गया क्या? तो एग्जांपल बताना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल बताना कौन कौन से हैं? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैपेसिटी और कौन कौन सी भी मास, अजम मास, अजम, ठीक है, तरह से इंटर अंदरूनी दबाव है, इंटरनल एनर्जी। तो अब मैटर क्वांटिटी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल एग्जांपल देखो 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल जल गया, कितनी हम चिंता करें, 200 किलो जूल की एनर्जी निकाल रहा हूं और मैं 60 किलोमीटर का दौड़ रहा हूं, ठीक है, अब 200, अब 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी 200 किलो जूल की एनर्जी सपोज है मेरे पास, उसके अंदर कितनी एनर्जी 200 किलो, 2 लीटर पेट्रोल अगर दूसरे पे देखेंगे 400 क्या होगी, तो अमाउंट क्या हो रहा है चेंज, इसको कहते हैं इंटरनल पॉइंट एनर्जी आगे निकल सकता है, अंतुली दबाव में इंटरनल एनर्जी, उसी तरह से की कैपेसिटी, एक एक पानी को गर्म करने कौन लगेगा, 2 ml पानी को गर्म करने में अलग अमाउंट लगेगा, तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल टेम्परेचर तमाम क्या है आटम उसकी तरह से देखो चार क्लासिफाइड किया गया है, चार हमने भी दो देखे कौन कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, में क्वांटिटी चेंज करें तो उसकी वैल्यू नहीं होती या फिर नहीं होती, चेंज हो जाती है तो एक्सटेंसिव, चेंज नहीं होती तो हो गया अगले वाले हिसाब को चार किया गया है, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका है स्टेट फंक्शन फर्स्ट होता है पार्शियल फंक्शन, क्या है एक्सटेंसिव इंटेंसिव स्टेट फंक्शन है पार्शियल फंक्शन, कभी दाने में क्या और सिर्फ क्या तरीके से अलग के तेल और अलग के तफावत, अलग के तफावत, तो देखिए कौन कौन सी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, आगे आगे वो देखिए स्टेट फंक्शन है और ये